नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ कायनात अंसारी। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन महामारी से इलाज के मामले में हम जहां पहले खड़े थे अब भी वहीं खड़े हैं। हालांकि केंद्र सरकार का ये दावा अपनी जगह अब भी अडिग है कि अगर लॉकडाउन का फैसला सही समय पर नहीं लिया जाता तो हालात और भी ज्यादा बदतर हो सकते थे। लेकिन मौजूदा हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या अब भी हम कह सकते हैं कि सरकार के फैसले देश हित और जनहित में बिल्कुल सही है? लॉकडाउन 4 का 7वां रोज दिन रविवार, केस 1,36,000 के पार। ये आंकड़े अपने आप में काफी हैं ये बताने के लिए कि केंद्र और राज्य सरकारों ने जो फैसला लिया था उसके नतीजे अब वैसे बिल्कुल नहीं रहे जैसा कि उम्मीद की गई थी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 508 नए मामले, 2 नए हॉटस्पॉट बने और कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 87 हो गई। जम्मू कश्मीर में रविवार दोपहर 12 बजे तक 47 नए मामले तो उत्तराखंड में 53 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में अकेले पुलिस विभाग में 87 नए मामले दर्ज हुए और बिहार में 83 नए मामले सामने आए। कुल मिलाकर मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकारें बेखबर लापरवाह होती नजर आ रही हैं। एक बात जिसे सबने पकड़ कर रख लिया है वो है नियमों में छूट देना, ढील को बढ़ाना। अब सबका ध्यान एक चीज को स्वस्थ करने पर ही केंद्रित हो गया है, वो है देश की अर्थव्यवस्था। घरेलू उड़ानें शुरू करने की तैयारी करीब करीब हो चुकी है तो भारतीय रेलवे 2600 और स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। यूपी की योगी सरकार तो सबसे आगे है। यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने को लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सरकारी दफ्तर भी 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे। तो हर राज्य अपने अपने हिसाब से फैसले लेने में जुटा है। जिस सामंजस्य की जरूरत इस वक्त होनी चाहिए थी वही दिखाई नहीं दे रहा। तो चर्चा इसी बात पर कि 2 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन के दौरान जो तपस्या लोगों ने अपने घरों में रहकर की, इस यज्ञ में लाखों लोगों की नौकरी आहुति के तौर पर दे दी गई, उसकी आहुति दे दी गई। उद्योग जगत अस्त व्यस्त हो गया, कितने लोगों की जान चली गई और मजदूर वर्ग अब भी नर्क भोग रहा है। उसका सिला क्या इसी तरह से मिलना था? सरकारें जो फैसले ले रही हैं, क्या उसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है या नहीं? सरकार के फैसले लेने का आधार क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही। तो ये एक नजर इन ग्राफिक्स पर भी आप देख लीजिए। 18 मई को मामलों की संख्या 19 मई को 1 लाख के पार, 20 मई को 1,67,000, 21 मई को 1,12,000, 22 मई को 1,18,000 से ज्यादा और 23 मई को 1,25,101। मौतों का आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ता रहा और पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 6,767 नए मामले सामने आए। देश भर में 6,767 मामले कोरोना के, 147 लोगों की कोरोना से मौत हुई पिछले 24 घंटे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के 1,31,868 मामले हो गए हैं। खबर पढ़े जाने तक इन मामलों में इजाफा हो गया होगा। कोविड-19 से अब तक 3,867 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में ये आंकड़ा अभी तक का कोरोना के कुल 73,560 एक्टिव केस हैं। 1,36,000 मामले और 73,560 वो मामले जिनका इलाज जो है अभी चल रहा है या जो अभी तक चल रहे थे। 54,440 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। तो कोरोना पर सरकार की नीति रणनीति अभी तक क्या रही है? सरकार के फैसले जो हैं अब किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? उस दौर में जहां पर हम अभी प्रवेश कर चुके हैं और अभी हम मौजूदा हालात से दो चार हो रहे हैं, उस दौर में सरकार को किस तरह के फैसले लेने की जरूरत थी? जो रियायती छूट देने की बात सरकार की ओर से की जा रही है वो कितनी अपने आप में आपको लगता है कि सही है? और अगर सही है तो किस आधार पर ये सही है या गलत है तो किस आधार पर ये गलत ठहराई जा सकती है? क्योंकि जिस जान और जहान की बात सरकारें पहले कर रही थी वहां से अब
जान जो है वो कहीं दूर चला गया है कि अब जान की परवाह नहीं रही है, सिर्फ जहान ही सब कुछ हो गया है कि अगर अर्थव्यवस्था को बचा लें तो शायद सब कुछ बच जाए। ये तर्क अपने आप में कितना सही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। डॉक्टर रोहित भयाना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भटनागर, नेता बीजेपी। अजय वर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रियंका यादव, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं सवाल यहां पर करना चाहूंगी बीजेपी के नेता प्रदीप भटनागर से। प्रदीप जी, क्या लगता है सरकार ने जो फैसले लिए थे वो सही थे, या आप जो सरकारें फैसले ले रही हैं वो सही है? क्योंकि जो मामले पहले सामने थे जब फैसला लिया गया था लॉकडाउन का, अपने आप में ना के बराबर थे। जो मामले अब सामने आ रहे हैं उनके मुकाबले, तो पहले के फैसले सही थे या आपके फैसलों को सही ठहराएंगे? पहले तो सब मैं प्रणाम करूंगा और स्वस्थ रहे सब। उसी चीज में अगर आपने जो चीजें पूछी है, पहले जो सरकार ने जो निर्णय लिया था लॉकडाउन का शुरुआत की थी, वो कहीं चीज को देखते हुए, सावधानी को देखते हुए ली गई थी और कई हद तक आपको भी दिखता है और सबको भी दिखता है कि वो कामयाबी रहा। और वो इतना कामयाब रहा कि हमारे और विश्व में जितने देश है उनसे कहीं कम में हम लोग रहे। और अभी जो स्थिति क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, तो जिस चरम का लॉकडाउन चल रहा है उसको देखते हुए कुछ राज्य सरकारों को भी दिया गया कि अपने निकल से कुछ अपनी चीजों को निकालते हुए इसको देखा जाए क्या सावधानी है। कि कुछ सरकारों ने, राज्य सरकारों ने इस चीज को देखते हुए अपना निर्णय अपने तरीके से लिया है। उत्तर प्रदेश ने भी देखा आपने निर्णय जो लिया गया छूट का, ब्लॉक वाइज डे वाइज बनाया गया है। देखिए दिल्ली में जिस हिसाब से लॉकडाउन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसे छूट सरकार ने दे दी है मरने खपने के लिए, वो ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सरकार ने मानकता रेड जोन बनाया, ग्रीन जोन बनाया, उस तरीके से काम भी करना चाहिए, देखना चाहिए। ये सरकारों की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, आइए इन चीजों को देखें कि अगर प्रदेशों के अंदर कहीं संख्या कम भी है, मरीजों की ज्यादा भी है, और जैसे एकदम स्पीड बढ़ी है महाराष्ट्र और दिल्ली में, क्योंकि कैपिटल है, बहुत बड़ा कैपिटल है, मगर ये सरकार सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली में ही क्यों स्पीड बढ़ी है? आप देखिए ना, गुजरात के सूरत में क्या हाल हो रहा है, वहां पर कितनी ज्यादा तादाद जो है वो बढ़ रही है मरीजों की। राजस्थान भी कहाँ इससे पीछे है, राजस्थान भी इसी मुकाबले में, इसी रेस में है। मध्य प्रदेश को आप देखिए, टॉप 10 अगर स्टेट की बात करते हैं तो ये वो सारे बड़े बड़े राज्य हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में वो कितना बड़ा रोल अदा करते हैं, या कितनी बड़ी भूमिका यहाँ पर राजनीतिक लिहाज से भी इनकी रहती है। देखिए टॉप 10 में अगर आप आते हैं तो टॉप 10 में सबसे पहले महाराष्ट्र ही है और 4th नंबर पे दिल्ली आ गया है। ये भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अगर राजस्थान सरकार ने कुछ रोकथाम करी मजबूती से, उसे रोका, हरियाणा सरकार ने रोका, तो कहीं तब तक उन्होंने मरीजों को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने रोका भी है। इस चीज को लोगों ने गलत भी लिया कि हरियाणा में गड्ढे कर दिए, घुसने नहीं दे रहे। वो सावधानी को लेकर करी गई है। अगर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बंद किया गया तो सावधानियों को लेकर करा गया है और उस सावधानियों का ही रिजल्ट सामने आपके आ भी रहा है। देखिए इस स्तर पे एकदम संख्या बढ़ी है, 1,25,000 समथिंग के तक पहुंच गए। एक बहुत बड़ी संख्या है, चिंता का विषय है। ये सरकारों के लिए भी, जनता के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इस विषय को तो सावधानियां क्या बरतना अब सिर्फ जनता की जिम्मेदारी रह गया है? राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अपने फैसलों को लेकर इतने असावधान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या वो निश्चिंत हो चुके हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और भाई कोरोना के साथ तो जीना सीख लेना है, तो अब इसी तरह से चलने वाला है, हर एक चीज को आप चलने दीजिए, बस हमें तो अपनी इकोनॉमी को बचा लेना है? क्योंकि राज्य सरकारें बहुत हद तक वही निर्भर करती हैं, सरकारें बहुत हद तक इकोनॉमी पर निर्भर करती हैं, जनता तो वोट देने के लिए होती है। देखिए अगर सरकार वोट को देखती और इकोनॉमी को देखती तो वोट को सुनती, मगर ऐसा नहीं है। वोट नहीं चाहिए, जनता चाहिए, हमारे देश के नागरिक चाहिए, हमारे भाई बहन माता पिता सब चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर सरकार ने अगर ये चीज सोचती कि अर्थव्यवस्था को लेके या नुकसान को लेके, तो वो पहले दिन से 10-5 दिन लॉकडाउन करती और खोल देती, मगर नहीं है ऐसा। माननीय मोदी जी ने खुद अपने हैंड ओवर हर चीज लेके और खुद इस चीजों को देखा और चीजों को आगे करा। उन्होंने समय समय पे सावधानी देनी, लॉकडाउन करना, कुछ बोलना, उन्होंने खुद भी इसकी कमांड संभाल लेती थी। प्रत्यक्ष पूरा देश है इस चीज को लेकर, पूरा विश्व भी इस चीज को गाइड कर रहा था कि किस तरह हिंदुस्तान ने इतना बड़ा लॉकडाउन करे, कैसे जनता को, कैसे प्रजा को अपनी को बचाया गया इतनी बड़ी बीमारी से। जो आप ये जो कर रहे हैं मरने वाली बात, देखिए ऐसा है, सरकारें जब आती हैं तो देश की जनता के लिए आती है, भले के लिए आती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के भलाई और जनता की भलाई के लिए लॉकडाउन किया। अब आइए आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था की बात यह है कि देखिए जान है तो जहान है। अर्थव्यवस्था को लेके जिस हिसाब से
सरकार ने रेल चालू करी है या हवाई जहाज चालू करने जा रही है या मॉल चालू करने जा रही है। देखिए गाजियाबाद जिले के अंदर देखेंगे तो डीएम ने बाकायदा एक सिलेबस बनाया है, टाइम जरूर लगा कि 3 दिन कौन सी मार्केट खुलेंगी और 3 दिन कौन सी मार्केट खुलेंगी। जो मार्केट खुलेगी जो दूसरे से जो सेकंड मार्केट है उस मार्केट का 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का दायरा होगा खुलने का। बहुत सिस्टम प्लानिंग को लेके काम किया जा रहा है। ये तो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, संभलने में नहीं आता अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री सावधानी से नहीं चलते तो। हमें ये पता ईद का बहुत बड़ा त्योहार है और ईद सब भाइयों को बनानी है। मैं तो सबको ईद मुबारक कहूंगा पहले, एडवांस नहीं। मगर क्या है, देश जान है तो जहान है, वो भी देखना पड़ेगा। अगले साल भी 30 त्योहार बना लेंगे, मगर इस टाइम रोकथाम की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल, शराब की दुकानें यहाँ पर जरूर खुलने की इजाजत जो है सरकार की तरफ से दे दी गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जो बियर शॉप्स हैं, शराब की दुकानें हैं, वो जरूर यहाँ पर सरकार खुलवा रही है। छोटे से आपने एक बात कही है, दिल्ली सरकार ने कहा 70% टैक्स बढ़ा दिया था, अब शराब के ठेकों भीड़ खत्म होंगे तो वो चीजें ही वापस ले ली उन्होंने। देखिए उन्होंने आज 66 दुकानें प्राइवेट में खोलने के लिए अनुमति दे दी थी। चलिए, यानी मुनाफा तो ले ही लिया सरकार ने। अब जब लगा कि अब ठीक है, अब सब बराबर आ गया है, तो अब छोड़ ही देते हैं। अब मुनाफा जितना कमाना था वो हम कमा चुके हैं, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, कई चीजें हमें सोचनी पड़ेगी, सरकारों को भी सोचनी पड़ेगी, चाहे सरकार बीजेपी जो सरकार कांग्रेस की। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकारें जहां जहां कांग्रेस की है वहां भी अब जो निर्णय है वो कुछ इसी तरह के होते हुए दिखाई दे रहे हैं राज्य सरकारों के। देखिए कायनात, मैं एक चीज बता दूं आपको, आंकड़ों की बाजीगिरी में मैं इलझना नहीं चाहता ना इल्जाना चाहता, लेकिन जब आंकड़े छुपाए जाते हो तो जनता को बताने बहुत जरूरी होते हैं। और ये आंकड़े सार्वजनिक होते हैं, नेट्स पे होते हैं, संसार के होते हैं। फर्स्ट 10 में अगर देखा जाए, महाराष्ट्र नंबर 1, तमिलनाडु नंबर 2, गुजरात नंबर 3, दिल्ली नंबर 4, राजस्थान नंबर 5, मध्य प्रदेश 6, उत्तर प्रदेश 7, वेस्ट बंगाल 8, आंध्र प्रदेश 9 और बिहार 10। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट 10 के ये आंकड़े हैं। क्योंकि पीछे सारे कुछ मिट्ठू चैनल जो हैं हिंदुस्तान के, दयावान सरकार के मिट्ठू चैनल, दयावान सरकार के शासक की गुणगान में इतने गो रहते हैं कि उन्होंने कोरोना को भी हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया, कोरोना को भी स्टेट वाइज बांटने का काम किया। जबकि कोरोना ऐसा अज्ञान और छुपा हुआ राक्षस है जो कहीं से भी किसी के ऊपर, राजा के ऊपर, प्रजा के ऊपर, गरीब के ऊपर, अमीर के ऊपर, छोटे के ऊपर, बड़े के ऊपर और महिला के ऊपर, पुरुष के ऊपर, किसी पर भी कहीं से आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ये खतरनाक अज्ञात शत्रु है। इसका सर्वनाश करने के लिए सबको मिलके, सबका साथ सबका विकास वाली जो झूठी कहावत एक थी, उसको चरितार्थ करनी पड़ेगी सरकार की। अब मैं सरकार के दयावान राजा और दयावान सरकार से कुछ चीजें पूछना चाहता हूं कि आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में 10 लाख लोगों के ऊपर 1973 टेस्ट हो रहे हैं। 2014 में जब भारत का जन्म हुआ, 2014 में जब भारत की खोज हुई, एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, और भारत की जब खोज हुई थी तो सब रेल पटरी, ट्रेन, जहाज, स्कूल, बस और बांध और सभ्यता, सारा विकास 2014 के बाद हुआ। उससे पहले भारत नाम की कोई चीज नहीं थी, हिंदुस्तान नाम की चीज नहीं थी, हमने मान लिया। कहा गया कि हिंदुस्तान से संसार में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। कहा गया कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। कहा गया कि हमें बड़ी खुशी हुई, हम हिंदुस्तानी होने के नाते और वोटर होने के नाते, देश के दयावान सरकार के दयावान शासक ने जब कहा कि हमें बड़ा खुशी हुई, सीना चौड़ा हुआ, गर्व से 56 इंच का हुआ कि हाँ भाई हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, विश्व गुरु बनने, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन जब 50 और 60 दिन की इस महामारी कोविड-19 में सरकार घुटनों पे आ गई, सरकार ने कहा पीएम केयर्स फंड में दान दो, सरकार ने कहा 30% भट्टा काट दो, सरकार ने कहा इंडस्ट्रियलिस्टों से अपने दान के मुंह खोल दो, टाटा, बिरला, अंबानी, सिंघानी, इन सब ने कहा दान लो। सरकार ने कहा हम भत्ते बंद कर रहे हैं। सरकार ने कहा भाइयों बहनों मित्रों, जब युद्ध होते थे तो लोग अपना सोना भी दान देते थे। हो सकता है दो अगले टास्क में चीज भी आ जाए कि आप सोना दान दीजिए। तो वो सरकार की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो सरकार का विश्व गुरु, हम संसार के देश और सारी चीजें कहां चली गई 1.5 महीने में? ही आपका इतना पैसा है,
और उसके बाद भी आपके पास मेडिकल वेंटिलेटर नहीं है, आपके पास टेस्टिंग किट नहीं है, आपके हिंदुस्तान के कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स पीपीआई किट के बिना जा रहे हैं और कोरोना ला रहे हैं, आपकी नर्सें और आपके पुलिस के रक्षक जीगे कोरोना से पीड़ित होकर मर रहे हैं, आपको टेस्ट का अभाव है, आपके पास मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का अभाव है। तो हमने सरकार से एक चीज पूछा कि ये आंकड़े जब आप 10 लाख पर केवल 1973 टेस्ट कर रहे हैं और फिर भी आप 144वें नंबर पर आ रहे हैं हिंदुस्तान में नहीं संसार में, और वैसे आप 11वें नंबर पे आ रहे हैं 135,000 केस होने के बाद, तो बड़े हास्यप्रद आंकड़े इसलिए हैं कि अगर आप प्रॉपर टेस्ट करके प्रॉपर टेस्टिंग की रिपोर्ट इसकी अगर आने लगे तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में 5 लाख केस हो जाएंगे। मैं आपको ये बातें करेक्ट कह रहा हूं, लेकिन अगर मैंने ये बातें आपको दी और प्रूफ दी तो मैं राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही घोषित हो जाऊंगा। ये ट्रेंड चल रहा है इस सरकार का। मैं कुछ भक्तों के अंधभक्तों के मीम सर्वो पढ़ रहा था, उसमें लिख रहा था अरे साहब पाकिस्तान में मरीजों को खाना नहीं मिल रहा, मजदूर मर रहा है और वहां के अस्पतालों में कुछ नहीं है। तो मैंने एक चीज पूछी, इस दयावान सरकार के दयावान शासक हिंदुस्तान में मजबूरों को तो किशमिश, पेड़ा, काजू, पिस्ते खिला रहे हैं, पनीर की सब्जी और रोटी दे रहे हैं, उन्हें 5 स्टार की सुविधा वाली ट्रेन में बेच के घर पहुंचा रहे हैं। हिंदुस्तान में किसी की मृत्यु नहीं हो रही है एक्सीडेंट में और मजदूर सारे अपने घर पहुंच गए। मैंने कहा ये तो हिंदुस्तान की भाई दयावान शासक है, दयावान सरकार चलिए, है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दूसरे की समस्या को बड़ा दिखाकर अपने यहाँ की जो समस्याएं हैं उन्हें दबाने की, छुपाने की या फिर बिल्कुल खत्म करने की कोशिश जो है वो तरीके से की गई। आप हिंदुस्तान में रात में आप वेंटिलेटर खरीद लेते हैं, जब उनकी जांच की मांग होती है तो मना करते हैं। पीएम केयर फंड की हम जांच की मांग करते हैं तो कहते हैं नहीं हम दूसरा अकाउंट खुलवा लेंगे। इस देश को ठगना बंद करिए। चलिए, प्रियंका जी कुछ कहना चाहती है, उसके बाद मुझे डॉक्टर रोहित भयाना की तरफ भी जाना है, उनसे भी हम जानेंगे इसकी बारीकियों को, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त जो है इस वक्त हमें जरूरी है डॉक्टर्स को सुनने का, वैज्ञानिकों को सुनने का, वो क्या कहते हैं और उनका नजरिया क्या है। जी जी प्रियंका जी। देखिए, ये कोई ये एक हमसे छिपी हुई बात नहीं है कि कोरोना वायरस जैसी जो बीमारी फैली है ये अपने आप में बहुत बड़ी है और ये मान में आने ना वाली बीमारी है। जो अगर मैं अभी की परिस्थिति आपको अगर समझाऊं तो उसको मैं एक हिंदी का मुहावरा है उससे मैं आपको समझा सकती हूँ कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछतावे होवत क्या। तो बेसिकली हम जो आज हम कर रहे हैं या जो आज सरकार हमें ये लॉकडाउन हुआ या रिलीफ मेजर्स हुए या जो ये पोस्ट क्राइसिस हम सिचुएशन को डील कर रहे हैं, प्री क्राइसिस हमने डील ही नहीं किया। बात मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब हमें शुरुआत से पता था, दिसंबर में ये घोषणा हो चुकी थी कि कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है, WHO ने इसको एक महामारी घोषित कर दिया था। हमें बखूबी पता था एज अ राष्ट्र कि यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बावजूद भी हमारे देश ने कोई पहले से किसी तरीके का स्टेप नहीं लिया, पहले से किसी भी तरीके का प्रयत्न नहीं किया कि हम इसको रोकें। हम चलते रहे। हम कोई भी पब्लिक हेल्थ, हमने अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया, अपनी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग नहीं किया ताकि हम इस तरीके अगर यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो हम ऐसी सिचुएशन से डील करें, हम वो नहीं कर पाए। पहले हम वहाँ पे चूक गए। हमने बहुत बाद में रिएक्ट किया है। जब यहाँ पे सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तब इंडिया ने रिएक्ट करना शुरू किया। तो यहाँ द फर्स्ट स्टेज पे ही आप हार चुके हैं। अब आप कहाँ, अब सेकंड स्टेज पे अब हम लोगों को इससे डील करना है, हम इसको रोक नहीं सकते। अब ये पेनिट्रेट हो चुका है, अब ये वायरस पेनिट्रेट हो चुका है, ये फैल चुका है। अब हमें इससे डील करना है, हम इसको रोक नहीं पाएंगे पूरी तरीके से। अब डील करने की बात पे आई तो सबसे बड़ा जो हम लोगों का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें जो कमजोरी है वो सामने आई है हमारे। जो आज हम देख रहे हैं, ये जो आंकड़े आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर दिन हमें सुनाई दे रहा है, ये कुछ नहीं है हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है या हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे उसका एक तरीके से उसमें जो कमियां हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं। माइग्रेंट लेबर को आप नहीं रोक पाए। अगर वो यहाँ से मैं आपको कल का आंकड़ा देती हूँ, जौनपुर जैसे शहर में कल 60 केसेस पीकली राइज हुए। कैसे? इसका रीजन एसोसिएट किया लोगों ने, माइग्रेंट वर्कर्स।
ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स का आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है, अफ्लक्स को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते थे? पीपीई किट प्रोवाइड कर सकते थे, क्वारंटाइन जोन्स को क्वारंटाइन जोन्स मैनेज कर सकते थे, उनकी टेस्टिंग प्रॉपर कर सकते थे। तो मैं पूछना चाहूंगी कि अगर इस तरीके के आंकड़े दिख रहे हैं तो मैं जरूर सवाल उठाऊंगी कि क्यों, यानी आपके या तो टेस्टिंग में कहीं प्रॉब्लम रही है, या तो क्वारंटाइन जोन इनको क्वारंटाइन नहीं किया गया प्रॉपरली, यहाँ पे कोई कमी है हमारी तरफ से, क्योंकि कमी है कहीं ना कहीं। और आज आप देखेंगे वर्ल्डोमीटर के रैंक में इंडिया 10वें नंबर पर आके पहुंच गया है। तो ये किसी ना किसी कमी की वजह से ही इस तरीके के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं मानती हूँ हमने कैंडल्स जलाए, हमने दिए जलाए, हमने फ्लावर शावर किया, वो सब कुछ भी जरूरी होता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। बहुत जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हमें एड्रेस किया या जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को संबोधित किया, मैं इस तरीके से कोई भी प्रधानमंत्री हमें नहीं करता है। ये और एक बहुत ही बड़ा उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ा मैं बोलूंगी स्टेप इनिशिएटिव बिल्कुल लिया गया है जी। या राइट, सो बट द पॉइंट इज बट दैट इज नॉट इनफ, वो काफी नहीं है। हमें वाकई में कुछ और चाहिए, कुछ और इससे भी ज्यादा चाहिए, हमें और वर्कर्स चाहिए। मैं आपको असम का एक नैरेटिव देती हूँ, फर्स्ट हैंड नैरेटिव है। वहाँ के कोकराझार मेरी एक दोस्त है जो एक सोशल वर्कर है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे क्वारंटाइन जोन में लोगों को ठूसा जा रहा है। ऐसे तो आप इस तरीके से तो आप उस बीमारी को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर को लोगों ने एक डंपिंग यार्ड बना दिया है। वहाँ मतलब पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में बस एक वही सेंटर है। ये इस तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। आपको रीजनल लेवल पे उतर के देखने की जरूरत है कि किस तरीके से क्वारंटाइन जोन फंक्शन कर रहे हैं, हमारी टेस्टिंग कैसे हो रही है। ठीक है, अगर आप कल को मॉल खोल देते हैं, या देखिए सोशल डिस्टेंसिंग इज पॉसिबल, ये एक लेवल पे हो सकता है, बट जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगेगा या अभी जो खुल भी रहा है, मैं इस चीज को खुद फेस कर रही हूँ कि पूरी तरीके से लोगों से दूरी बनाना ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे लिए ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम इन सब चीजों को कैसे रोक सकते हैं? हम अपनी पब्लिक हेल्थ मशीनरी को स्ट्रॉन्ग करके रोक पाएंगे, अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को या हमारी टेस्टिंग किट को। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी जरूर है, और इसी वजह से आज मैं एक फेलियर देख पा रही हूँ, या हम इस बीमारी को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसका एक ये रीजन है, या एक ये भी पॉसिबल रीजन मुझे ऐसा लगता है कि ये है। अगर हम आइडियोलॉजिकल डिबेट्स को साइड में रख दें, तो कांग्रेस हटाइए, बीजेपी हटाइए, सब कुछ छोड़िए। अब आप कांग्रेस, अगर हमने कांग्रेस की बात की है तो हाल ही में हमने प्रियंका गांधी का एक इंटरव्यू देखा था, जहाँ पे वो अपील कर रही हैं योगी आदित्यनाथ से कि वो हमारी बसों को चलने दीजिए, जो माइग्रेंट वर्कर्स को फेरी करें। तो मैं पूछना चाहूंगी सरकारों से कि ये हमारी बसों का क्या मतलब है? माइग्रेंट वर्कर है। आज हम लोग एक कलामिटी वाली सिचुएशन में हैं, हम न्यूट्रल होके चीजों को क्यों नहीं फेरी करने दे पा रहे हैं? इसमें बीजेपी की बस, कांग्रेस की बस या किसी और की बस नहीं, इट हैज टू बी अ बस। वो एक बस होनी चाहिए जो कि माइग्रेंट वर्कर को फेरी करे या उसको ले जाए और अपनी डेस्टिनेशन। अगर एक्चुअली पॉइंट क्या, हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा माइग्रेंट वर्कर को सपोर्ट करना है कि अपनी आइडियोलॉजिकल डिबेट में या हमारी आइडियोलॉजिकल डिबेट में ही फंसे रहना है? तो इस समय हमें इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि हम या प्रियंका जी बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर कि कोरोना को पॉलिटिक्स ने और भी कॉम्प्लिकेटेड जो है कर दिया है। डॉक्टर रोहित भयाना जी, आप यहाँ पर जो सब कुछ चीजें चल रही हैं, आपसे कई बार हम इस मामले में बात भी कर चुके हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे होते जा रहे हैं कि बार बार बात करना जो है इस पर जरूरी होता जा रहा है कि आखिर चूक कहाँ हो रही है और हम इस तरह से चूक बार बार करते क्यों जा रहे हैं, क्या स्टेप लेने की जरूरत है और हम जा कहाँ रहे हैं, किस रास्ते पर हमें जाना चाहिए और किस रास्ते हम हो रहे हैं? देखिए कायनात जी, पहले तो शुक्रिया मुझे अपने साथ चैनल के साथ जोड़ने के लिए जी। मैं सबसे पहले देशवासियों को, आपको, अपने सभी मित्रों, भाइयों बहनों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारक देना चाहूंगा जी। और सबसे ज्यादा मुबारकबाद इस बात की देना चाहूंगा कि हमने कितने संयम से इस ईद उल फित्र में अपने आप को आगे प्रोजेक्ट किया है और कोरोना से बचते हुए हम अपने त्योहार को मना रहे हैं। देखिए, जहां तक इस सिचुएशन का सवाल है, जैसे आपने कहा, हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी,
प्रधानमंत्री जी ने, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने लॉकडाउन की जिम्मेदारी ली थी और उसको किया था, पूरी तरह से पूरे देश में लगाया था। लेकिन वो शुरुआत में हुए गेन्स हमने कहीं तो लूज कर दिए। अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो 19 या 20 मार्च को जब लॉकडाउन की पहले बात हुई थी, जनता कर्फ्यू लगाने की, जी, उस समय हमारे देश में कुछ तो 20 या 22 केस पर डे होते थे नए। आज की डेट में नियरली 7000 केस पर डे हो रहे हैं, डिस्पाइट इसके कि हम अभी भी टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे। इसके बारे में 2 दिन पहले अभी गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद में डबल बेंच का और 22 मई को और 21 मई को तेलंगाना हाई कोर्ट का, दोनों का ऑब्जर्वेशन आया है और दोनों ने यही कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट आर्बिट्ररीली रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि नंबर ऑफ केसेस को टेस्ट करने का। ये गुजरात हाई कोर्ट ने डबल बेंच में ये बात कही है। तो ये एक बहुत सीरियस बात है कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि सरकार का ये बयान है कि अगर हम ज्यादा टेस्ट करेंगे तो और ज्यादा मरीज सामने आएंगे, 70% लोग पॉजिटिव हो जाएंगे और पब्लिक में पैनिक मच जाएगा। ये सरकार का जवाब था हाई कोर्ट को फ्राइडे को, 22 तारीख को। देखिए, इस जवाब में कुछ बात सही है कि अगर हम ज्यादा टेस्ट करेंगे तो ज्यादा केसेस सामने आएंगे, लेकिन इस वजह से टेस्ट ना करना कि हमारे को केसेस सामने ना आए और फिर टीवी पे ये बयान देना कि हमारा डबलिंग रेट इतना बढ़ गया है कि जी अब 13.5 दिन हो गया है। रोहित जी, एक चीज मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको भी मतलब बताना चाहूंगी, जैसे कि हम बार बार WHO की गाइडलाइन को भी फॉलो करने की बात करते हैं। WHO ने ये भी कहा था कि ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है इसके लिए, कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए, लेकिन अब जरूरी ये भी हो जाएगा इसके साथ साथ कि आप उन केसेस को जो इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं उन्हें भी ढूंढिए। हमने सिर्फ आइसोलेशन पर ज्यादा जोर दे दिया लग रहा है और उन केसेस को ढूंढने पर अब हमारा जोर रहा ही नहीं। जैसा कि आपने भी बताया कि राज्य सरकार का जो जवाब था वो कितना जिम्मेदाराना आप कह सकते हैं, आप खुद समझ सकते होंगे। जी कायनात जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमति रखता हूं और WHO की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आइसोलेशन के साथ साथ अब हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी। हमने कैसे लोगों को ढूंढना है, कितने पॉजिटिव हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, आगे कम्युनिटी को कैसे बचाना है, ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी और जरूरी हो जाता है कि हमारी रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं, हमारे बसेस शुरू हो गई हैं, हरियाणा ने इंट्रा स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस शुरू कर दी हैं, हालांकि दिल्ली के साथ यातायात नहीं है, हवाई जहाज शुरू हो रहे हैं डोमेस्टिक, इसलिए भी ये सब जरूरी हो जाता है। हमारे पास, जैसे भी प्रियंका जी ने भी कहा और ये बात हमने भी पहले कई बार डिस्कस किया आपके प्रोग्राम में, हमारे पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने डॉक्टर्स हैं। हाईकोर्ट ने अहमदाबाद हाईकोर्ट ने गुजरात में परसों ये बात भी कही है कि आप हमारे को बताइए कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और गवर्नमेंट का जवाब ये है कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल कोऑपरेट नहीं कर रहे। देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। मैं फिर यही बात कहूंगा, मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन को 17 मार्च को और 22 मार्च को ये रिक्वेस्ट की थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलाइन करके आप एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर ले आइए और एक सिंगल सेंट्रल फेडरल यूनिट बनाइए स्पेशली फॉर कोविड, वरना देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलाइन करना बाद में मुश्किल हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि निजी अस्पतालों को उन्होंने काफी उनका अधिग्रहण किया है। जी, सो ये सब बात ये है कि सरकार अगर ये कहे कि जी हमें पता नहीं था, अब तो हाइंडसाइट में हम सोच रहे हैं, हाइंडसाइट कुछ नहीं थी, आपको लोगों ने बताया था शुरू में। अब डिपेंड ये करता है कि 4 लोगों ने 4 बात बताई, आपके एडवाइजर्स ने आपको क्या करने को कहा और आपने क्या किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके एडवाइजर्स इतने फोरसाइटेड नहीं हैं कि वो आने वाली समस्याओं को पहले ही समझ सकें और उस पे आपको सुझाव देकर ये कह सकें कि जी ये करना जरूरी है। जी। अब अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत कम बढ़ोतरी है। अभी अगर हम ज्यादा टेस्ट करेंगे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इजीली 10, 20, 25 हजार केस पर डे हमारा बढ़े। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी प्रियंका जी। ये सिर्फ टेस्टिंग तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसमें एक रिपोर्ट हाल ही में सामने आई थी कि लोग अपनी बीमारी को छुपा भी रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो
इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या पब्लिकली उस चीज को सामने नहीं ला रहे हैं कि उनको कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। तो प्रियंका जी, इसके पीछे आप जानती हैं, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? रीजन क्या हो गया है? क्या हमारे सिस्टम ने इस चीज को इस तरीके से बड़ा कर दिया है या इस तरह से डरा दिया है लोगों को कि वो सामने ही नहीं आना चाहते? मैं 2 रीजन आपको बताऊंगी। एक तो ये कि ये जो मॉरल पुलिसिंग है कोरोना वायरस, इस बीमारी से आपको इतना डरा दिया गया है कि आपको अपने पास बैठे हुए आदमी से भी डर लगता है क्या वो आदमी सही है या नहीं है। अब इस तरीके का व्यक्ति जिसको ऐसी कोई परेशानी हो रही है या हो चुकी है, वो अगर किसी को बताता है, या मान लीजिए अगर आप नए तरीके के स्ट्रक्चर्स की बात करें जैसे कि गेटेड कम्युनिटी या RWA, जो RWA नोएडा में है या कहीं और है, इन सारी जगहों पे अगर एक भी केस कोरोना वायरस का आता है तो पूरी की पूरी सोसाइटी का लॉकडाउन कर दिया जाता है। जो इन अ वे आप पब्लिकली शेम हो रहे हैं, आपके घरों पे ठप्पा लग रहा है। जी। वो जरूरी भी है, लेकिन वो एक तरीके का डर भी पैदा करता है, एक तरीके की शर्म भी पैदा करता है। तो उससे भी, और दूसरा जो ये टेस्ट महंगे हैं, तो आप जब बात करें लोअर तबके के व्यक्ति के या कोई गरीब व्यक्ति के, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इस तरीके का 1500 रुपए का उसका एक टेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर मैं गलत हूँ तो सर आप मुझे करेक्ट करिएगा। तो इस तरीके उसके इतने महंगे टेस्ट भी हैं, उनकी दवाइयाँ भी हैं। तो बोलने का मतलब तो ये दो, एक तो मॉरल पुलिसिंग, जो मॉरल पुलिसिंग स्टेट ने तो किया ही किया, लेकिन ऊपर से ये जो RWAs हैं या ये गेटेड कम्युनिटी का जो फंक्शनिंग है, जो एक नई तरीके का स्टेट उभर कर आ रहे हैं अपने आप में इस कोरोना वायरस सिचुएशन में, उनका भी कहीं ना कहीं रोल है। ये तो मैं सिर्फ आपको एलीट स्ट्रक्चर्स की बात कर रही हूँ। अगर आप छोटे मोटे कॉलोनीज में भी जाएंगे तो वहां पे भी अगर आपको आपके घर के बाहर क्वारंटाइन लिख दिया जाता है तो इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। इसमें मैं 2 बात कहना चाहूंगा, अगर जी डॉक्टर रोहित जी। एक बात तो ये कि जो ये बात है कि हम लोग टेस्ट जो है सरकार ने 4500 रुपए और ये सब का इशू है, ये इशू भी मैं फिर से यही कहूंगा, मैंने ये इशू भी आने से पहले वार्न किया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी को 17 मार्च और 23 मार्च को, कि सरकार को सारा सेल्फ फंडेड कोरोना फाइट करना चाहिए। ये सरकार की तरफ से फंडेड होना चाहिए था, चाहे आप उसकी फंडिंग किसी कॉर्नर से निकालिए। देखिए, बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वेट कर सकती है, कोरोना की टेस्टिंग और इलाज वेट नहीं कर सकता। आपके घर में बच्चा भूखा हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं जमीन खरीद के गेहूं उगाऊंगा, पिसवाऊंगा और तब तक को खाना खिलाऊंगा, खाना अभी चाहिए। हाईकोर्ट ने भी यही ऑब्जर्व किया है कि जो हमारी डेफिशिएंसीज थी, इसने उसको एक्सपोज कर दिया है इस वायरस ने। जो दूसरी बात आपने RWAs की बात की, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मेरी अपनी सोसाइटी है DLF प्राइमस गुड़गांव में, और मैं वहां गया तो पहले मुझे ही उन्होंने गेट पे रोका और उसके बाद मैंने उनसे एस्टेट मैनेजर से डिस्कस किया और उन्होंने मुझे आने दिया। मैं बहुत खुश हुआ कि वो अपने काम को पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी कि जितना भी अमेजोन वगैरह के पार्सल्स आ रहे थे गेट के बाहर पड़े थे और लोग उनको लेने आ रहे थे, बहुत अच्छे से क्वारंटाइन को इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन उसके बाद जब मैं क्लब में गया उनके, परसों गया और आज गया, तो मैंने देखा जिम खुला हुआ है, वहां पे लोगों के फुटस्टेप्स हैं, जो डंबल वेट्स हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं। तो मैंने आज बुलाकर सर्वे करवाया और उनमें से कोई भी जवाब नहीं दे सका। अजय जी आती हूँ आपकी तरफ जी। तो ये जो हमारी डबल पॉलिसीज हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, ये सब हम लोगों ने सरकार को पहले आगाह कर दिया था कि देखो ये एक लोकल मैटर नहीं है, इसको नेशनल इमरजेंसी की तरह से डील करिए। अगर आप इसको नेशन वाइड पॉलिसी पे नहीं डील करेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। जी अजय जी। देखिए, मैं डॉक्टर रोहित और जो हमारी पॉलिटिकल एनालिसिस है, इन दोनों की बातों से सहमत हूँ। बड़ी अच्छी चीजें, देखिए जब कोई चीजें कही जाती हैं और सार्वभौमिक सत्य हो तो उसे स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हमारी कोई कमी है तो उसको भी स्वीकार लें और हमारी अच्छाई है तो उसे भी स्वीकार लें। मैंने सरकार से पहले भी अनुरोध किया था और आपको एक चीज और बता दूं मैं कि 12 फरवरी को कहा था
क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपोजिशन पार्टी है देश की, और जब सरकार तानाशाही के रूप में और मूड में आ गई है, कोई ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग स्वस्थ और अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना हमें नाम चाहिए, लेकिन चूंकि हम बताना चाहते थे 12 फरवरी को हमारे ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री जी को और उनके कार्यालय को कि कोरोना विस्तार रूप से फैल रहा है वर्ल्ड में, आप इसके लिए अभी से जहाज और रेल के जितने यात्री आ रहे हैं उनको जांच करिए, उन्हें ये 12 कौन सी 12 मार्च की बात कर रहे हैं? नहीं, 12 फरवरी 12 फरवरी की बात हमारे ट्विटर का उठाइए और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का जो बीजेपी का रजिस्टर्ड ट्विटर है उसको खोल के देख लेना आप। जवाब उनका आया कि नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, हमारी सारी तैयारियां हैं और कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, विपक्ष का काम बरगलाने का है, कोई बात नहीं। उसके बाद 12 तारीख को पुनः राहुल गांधी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये कहा, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को, आप देख सकते हैं खोल के अभी भी, कि ये कोरोना भयंकर बीमारी के रूप में चारों तरफ फैल रहा है, भारत इससे बड़ा बुरी तरह प्रभावित होगा, हर महामारी होगी, आर्थिक महामारी होगी। तो हर्षवर्धन जी ने अपने आधिकारिक ट्विटर से ये कहा कि विपक्ष का काम और राहुल गांधी का काम बिल्कुल ठीक नहीं है, पैनिक करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को जरूरत नहीं है, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम इसे भगा देंगे। ठीक है, 21-22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे दयावान सरकार के शासक ने ये कहा कि हम भाइयों बहनों मित्रों, उनके ट्विटर पर है हम, और उन्होंने मंच उस पर भी कहा अपने भाषण में कि 21 दिन में हम कोरोना की चेन को तोड़ के हिंदुस्तान से भगा देंगे। हमने मान लिया, भाई राजा हैं, विश्वगुरु बनने वाले हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके आ रहे हैं, संसार में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमने मान लिया कि चले जाएंगे। लेकिन अब जब दोबारा वो टास्क पे आए और टीवी पर आए तो कहने लगे, मित्रों, भारतवासियों, आप कोरोना के साथ रहने की आदत डाल लीजिए। ये मजाक समझ रखा है, ये कोरोना को आपने खेल जैसे भी राजनीति का मैदान समझ रखा है। आती हूँ प्रियंका जी आपकी तरफ। नहीं, मैं पूरी कर रहा हूँ। जी नहीं, आप पूरी कीजिए बात जी। देखिए, विश्व में आप अड़ोसी पड़ोसी छुटभइये दुश्मन देशों से कोरोना की तुलना नहीं करेंगे, और हिंदुस्तान के हर मामले की तुलना करते हैं आप उनसे। कोरोना की तुलना आप करेंगे ब्रिटेन से, यूएसए से, जापान से, इटली से, लोम्बार्ड से। अरे भाई, एक मापदंड अपनाइए। कोरोना में हमारा अनुरोध ये है कि जो माइग्रेंट लेबर, प्रवासी कामगार मजदूर है, उनको खाने की, पीने की, घर पहुंचाने की, ठहराने की, जाने की, आने की, जांच की, ये सरकार का काम होता है। और वर्तमान में सरकार आपकी है, दयावान सरकार है, ये विपक्ष का काम नहीं है। ये भूटान का, नेपाल का, ब्रिटेन का, अमेरिका का काम नहीं है। आपके लिए दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि माइग्रेंट लेबर सड़कों पर किस तरह से प्रवासी मजदूर मर रहे हैं, एक्सीडेंट में भूख से बिलख रहे हैं। और मैं यहाँ कहने में कोई गुरेज परहेज नहीं समझ रहा, हम ना सर्टिफिकेट चाह रहे। जब प्रियंका जी ने कहा कि भाई आप हमारी बस ले लीजिए, हमारी बस का मतलब क्या होता है कि जब सरकार बसों को नहीं भेजेंगी तो ये प्रियंका जी या डॉक्टर रतन भी कह सकते हैं कि हम बस भेज रहे हैं। आप सबसे दान भी मांग रहे हैं, आर्थिक सहायता मांग रहे हैं, विश्व बैंक से सहायता मांग रहे हैं। तो अगर अपोजिशन ने आपको सहायता देने की जिम्मेदारी ले ली या कह दी कि चलिए हमारी हैसियत 1000 बस की है और उसमें से 800 सही निकल आई, पहले तो आपको परमिटर उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए थी। नितिन गडकरी का एक ऑर्डर था भारत सरकार का डिजास्टर में कि 30 जून तक कोई भी परमिट, कोई भी इंश्योरेंस और कोई भी किसी चीज की नहीं मांगी जाएगी। वो वायलेशन ऑफ द ऑर्डर किया अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश ने, और उसके बाद सरकार ने कहा कि नहीं, हमें बस नहीं चाहिए। मजदूरों को मरना मंजूर था, उन्हें भूखा जाना मंजूर था। हमने देखा माताएं, बहनें, बच्चे किस तरह से तड़पते बिलखते ट्रक में, बस में, पैदल, सड़क पे, रिक्शे में, साइकिल पे, बैलगाड़ी पर। और आज भी वही हालात है, आज हालात बिगड़ी नहीं है। कुछ मिट्ठू चैनल, इनके जो चैनल है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आप जैसे चैनल और चैनल ये सब चीज दिखा रहे हैं और लोग देख रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये कोरोना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में बराबर फैलता है, इसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस। प्रदीप जी आती हूँ आपकी तरफ, प्रदीप जी आऊंगी। दवाई, भोजन, सूखा अन्न पैकेट सब भेज रहे हैं। और एक हमारी मांग करी थी सोनिया गांधी जी ने और हमने, कांग्रेस ने 22 अपोजिशन दल के नेता जुड़े थे अभी 2 दिन पहले, और इसका मतलब 70% हिंदुस्तान के लोगों की मांग थी। लेकिन विपक्ष हमारी मांग को दरकिनार करती है, ध्यान नहीं देती। हमने कहा कि तुरंत 7,500 रुपए उन मजदूरों के और हिंदुस्तान भर के उन सब लोगों के जो करीब 37 करोड़ मजदूर और वो लोग बैठते हैं, दिए जाना चाहिए। और मैं एक अनुरोध आपके चैनल से करना चाहता हूँ,
हिंदुस्तान के हर स्टेट में देखिए, राजस्थान सरकार ने वो काम करने का काम किया है। राजस्थान सरकार ने बिजली का बिल और फीस माफ करने का काम किया है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में 7,500 रुपए डालने का काम किया है। तो हमारा विनम्र अनुरोध, दयावान राजा और दयावान अजय वर्मा जी, चलिए आपने इतनी बड़ी बात की है तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल मेरा भी है कि अगर राजस्थान सरकार या कांग्रेस वाकई में इतनी रहमदिली लेके चल रही है, सब भारतीय एक और हिंदुस्तानियों को एक मान रही है, तो इस मुश्किल दौर में वो 36 लाख रुपए का वो जो उसका खर्च आया था छात्रों को भेजने में यूपी में, वो भी माफ कर सकती थी। उसका बिल तो उसने भेज दिया यूपी सरकार को कि 36 लाख रुपए हमारा इतना इतना खर्च आया है, आप ये भेज दीजिए। अगर इतना ही बड़ा दिल, इतनी दरियादिली सरकार ने दिखाई थी कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने, तो यहाँ पर और दरियादिली दिखा देती। यहाँ पर फिर क्यों? क्या ये ना कहे जाए फिर कि पॉलिटिक्स जो अपने हिसाब से अपने मन भा रहा है वो कर रहे हैं, और जो नहीं भा रहा उसको फिर ऐसे ही जाने दे रहे हैं? आपकी मैं ये धारणा भी दूर कर दूं जो भ्रांति फैल रही है चैनलों पे। आप सुन लीजिए, अगर सुन सके टेस्ट कर लेना। राजमणि जी हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी, निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। जब कोटा बस गई और हमने, राजस्थान सरकार ने ना तो लाइसेंस पूछा, ना परमिट पूछा, ना ड्राइविंग लाइसेंस पूछा, ना फिटनेस पूछी, हमारी दरियादिली देखिए, हमने कुछ नहीं पूछा। हमने कहा जाइए लेके आइए। इन्होंने कहा कि हमें कुछ बस और चाहिए, वो दे दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। वो चिट्ठी उन्होंने 8 तारीख को 9 तारीख को लिखी थी, वो चिट्ठी मैं आपके पास भेज दूंगा, सरकारी ऑर्डर है, यूपी गवर्नमेंट के आईएएस अफसर है राजमणि जी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे डीजल खत्म हो गया, आप डीजल डलवा दीजिए, हम इसका पेमेंट आपको कर देंगे, हम इसका पेमेंट आपको कर देंगे। ये चिट्ठी लिख के उन्होंने भेजी, ये भी 8 या 9 तारीख की चिट्ठी है। जब वो खुद करके कह रहे हैं तो हम आबेल मार, दीवारों में सिर मार के कहें कि नहीं साहब हम नहीं ले रहे हैं, हमारी बसें आप अंदर नहीं जाने देंगे, उनको सही को भी फिटनेस पूछ लेंगे, गरीब कामगार मजदूरों को आप मार रहे हैं। तो ये भी चेक कर लीजिए आप, इसको चलिए भी प्रियंका जी, ये बात सही है नहीं है। प्रियंका जी आपके चैनल पे एक अनुरोध करना चाहेगा। प्रियंका जी आती हूँ, प्रदीप जी आती हूँ आपकी तरफ जी। प्रियंका जी, देखिए हमारे देश में जो स्वास्थ्य है वो स्टेट लिस्ट में आता है, वो एक फंडामेंटल राइट है हमारा, वो लेकिन वो स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है या नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो सारी पावर सेंटर के हाथ में दे दी जाती है, ताकि वो किसी भी तरीके के नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट रूल्स को लागू कर सके और उसकी फंक्शनिंग को अपने कंट्रोल में ले सकती है। तो अब मेरा सवाल ये है कि जब हमें पता है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, तो इसमें स्टेट्स को इतना प्रयत्न करने की क्या जरूरत पड़ गई? सेंटर ही क्यों नहीं इसमें प्रयास कर रहा है? आई थिंक प्रधानमंत्री जी के चारों एड्रेसेस जितने भी हुए, उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि हम सबको मिलकर इसको सॉल्व करना है, इस समस्या से लड़ना है। मानती हूँ सबको साथ में लड़ना है, सबको साथ में जीतना है, लेकिन क्या सिर्फ हम ही को एक्ट करना है? पीएम केयर फंड में हम डोनेशन देंगे, हम अपने डोमेस्टिक वर्कर्स को पैसे पे करेंगे, हम माइग्रेंट वर्कर्स की भी मदद करेंगे, हम अपने एंड से सब करेंगे, बट वेयर इज द सेंटर? सेंटर कहाँ है यहाँ? या राज्य कहाँ है यहाँ पर? अगर मैं आपको एक नागरिक के तौर पे बताऊं, अगर मैंने पीएम केयर फंड में मान लीजिए 2,000 रुपए का डोनेशन दिया, मुझे इसकी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं मिली कि वो पैसे कहाँ पे खर्च हुए या किस तरीके से खर्च हुए, या प्रोबेबली खर्च हुए सही तरीके से खर्च हुए कि नहीं हुए जहाँ होने चाहिए थे। तो जब आप नेशनल हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर रहे हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर, एज अ सेंटर कहाँ दिखाई दे? मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बार बार आपका अपील यही रहा है कि हम नागरिक करें, हर जगह नागरिक 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 देशवासी। जी बिल्कुल बिल्कुल देशवासी। मैं करूंगी, मैं एक एज अ देशवासी सोशल डिस्टेंसिंग भी करूंगी, मैं सब कुछ फॉलो करूंगी, मैं वर्कर्स को भी पैसे दूंगी, बट व्हाट अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर ऑफ द कंट्री? आपकी कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या सिर्फ हम जुमलेबाजी करेंगे? क्या सिर्फ हम एड्रेस करेंगे? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव आप बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, लेकिन जो कमियां हैं उनको कौन देखेगा, सॉल्व कौन करेगा? उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी तो लीजिए। हम वो भी सुनना चाहते हैं, हम सिर्फ तालियां नहीं सुनना चाहते, हम वो भी सुनना चाहते हैं। जी प्रदीप जी, प्रदीप जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही है आपने। मैं पहले वर्मा जी की थोड़ी कुछ बातों का जवाब देना चाहूँगा। वर्मा जी, जो आपने जो पैसे की बात करी, बाकायदा बिल भेजा गया बसों का। मैं आपको पहले डीजल और पेट्रोल में जो आप बात घुमा रहे थे ना,
तो बाकायदा किरायों का बिल भेजेंगे बसों का, आपको जो छात्र आएगा ये पहले क्लियर कर दूं, नहीं तो आप पूछ लेना खुद ही, आपके मणि जी बता देंगे आपको। दूसरी चीज आप जो कह रहे थे ना अभी कि जो मजदूर मरने के छोड़ दिए, आपको पता है आपके महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? लाखों मजदूरों को धकेल दिया बाहर, जो औरंगाबाद होते हुए यूपी और बिहार जा रहे थे। आप वो नहीं बोलेंगे ना, बताएंगे आप हैं? आपको ये दिख रहा है, आपने हरियाणा प्रदीप जी फिर वही आपकी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ये कर रही है, फिर यहाँ पर वही बातें आ गई। मजदूरों को किसी भी राज्य सरकार ने नहीं ढकेला, मजदूरों का खुद ऐसा संतोष यहाँ पर सामने आया, जाहिर हुआ कि वो खुद ही निकल पड़े। उनका भरोसा राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों पर से इस कदर उठ गया कि वो राज्य सरकार के अलावा सबसे पहले केंद्र सरकार से ही भरोसा उठ गया कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर 1 लॉकडाउन, 2 लॉकडाउन, 3 लॉकडाउन, अब चौथा लॉकडाउन, कब तक वो अपने परिवार के बगैर, बिना काम के बगैर, बिना पैसे के वो कब तक एक जगह पर रह सकते हैं? सड़क पर जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे थे मजदूर, तो इसलिए यही सोचा कि सड़क से भला तो यहाँ पर पैदल रास्ता ही तय कर ले, अगर रास्ते में मरते हैं या कुछ भी होता है वो उन्हें मंजूर है, लेकिन एक जगह पड़े रहकर इस तरीके से अपमानित होते रहना बार बार और राह तकते रहना कि कोई तो आएगा मदद करने, लेकिन कोई नहीं आ रहा। देखिए, प्रदेश सरकारों ने अपना पूरी तरह का रोल निभाया नहीं। उत्तर प्रदेश, अब आप कह रहे हैं कि प्रदेश सरकारों ने रोल निभाया, अब फिर महाराष्ट्र सरकार क्यों आ जाती कि ढकेल दिया? पलायन तो यूपी सरकार से भी कितने मजदूरों ने किया है, मजदूर मरीज हो गए रास्ते पर चलते चलते। पहले राउंड में बिहार से, जो बिहार पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक थे, जो हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से भगाए गए थे। प्रदीप जी, असल बात तो ये है कि सरकार पूरी तरीके से मजदूरों की समस्या को, मजदूर वर्ग को देख पाने में असमर्थ रही, विफल रही, इस समस्या को नहीं समझ पाई कि ये कितनी बड़ी विकराल हो जाएगी। कोरोना जैसी महामारी को रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो लोग घरों में हैं, जिनके सिर पर छत है, वो तो खुद को आइसोलेट कर लेंगे, लेकिन जो यहाँ पर रास्ता, यहाँ पर एक कुटिया में 10 लोग रह रहे हैं, सड़क पर सोने को मजबूर है, वो कैसे यहाँ पर इससे अपना सामना करेंगे इस महामारी से? और वो भी उन हालात में जब उनके पास नौकरी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, उन हालात में भूखे पेट रहकर वो कैसे, राशन कार्ड नहीं है तो राशन मिलने की संभावना भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं की दया पर ही वो इतने दिन से गुजर बसर कर रहे थे। राज्य सरकारों को होश तब आया जब मजदूर सड़क पर आए। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने जितना भी हमारा राशन का व्यवस्था थी, खाने के सब जगह भिजाया गया, इसके कोटे खुलवाए गए बाकायदा सरकारों में, प्रदेश सरकारों ने। चलिए रोहित भैया जी, रोहित जी, क्या अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने इस महामारी को हल्के में लेना शुरू कर दिया है, या अब हम किसी और पैटर्न की ओर चलना शुरू कर चुके हैं? हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट एक बीच में आया था कि सबको संक्रमित हो जाने दीजिए, फिर बाद में जो एक इम्यूनिटी जो है वो खुद यहाँ पर गेन कर लेंगे लोग, क्या हम उस कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं? कायनात जी, इस सवाल पे आने से पहले जो प्रदीप शर्मा जी से बात हो रही थी मजदूरों की, उसके बारे में मैं थोड़ी सी उनको एक रोशनी डालना चाहूंगा किसी बात पे। प्रदीप जी, मैं बाकियों का नहीं जानता, पर मैंने स्वयं केंद्र सरकार को इसके बारे में वार्न किया था, थ्रू ट्वीट्स, थ्रू ईमेल्स, थ्रू आर्टिकल्स, कि आप जितने भी हमारे गरीब लोग हैं और मजदूर लोग हैं, उनको सुरक्षित रहने की जगह 2 वक्त की रोटी और 4 या 5 हजार रुपए महीने के दे देंगे तो उनका ये समय लॉकडाउन का कट जाएगा। मैंने उनको कहा था इनकी सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम करिए। सरकार ने मेरी एडवाइस को साइड में कर दिया। ये जितना भी प्रॉब्लम है ये फोरसीएबल था। प्रॉब्लम ये है कि आपकी सेंटर की गवर्नमेंट के एडवाइजर्स फोर्सी नहीं कर पाए, आपके मिनिस्टर्स फोर्सी नहीं कर पाए। आई एम सॉरी टू से दैट। ये बात आपको समझना और मानना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं एविडेंस दे सकता हूं आपको कि मैंने एडवाइस किया था। ये बात तो हो गई आपकी बात की। अब कायनात जी का सवाल। कायनात जी, हम जिस पैटर्न पे चलते नजर आ रहे हैं वो एक डेंजरस पैटर्न है। सरकार की नीति ना तो हर्ड इम्यूनिटी की नजर आ रही है प्रॉपरली और ना कोरोना वायरस कंटेनमेंट की नजर आ रही है। अगर हर्ड इम्यूनिटी की नीति होती तो वो बड़ी डिफरेंट तरीके से पहले से हैंडल होती। उसके लिए
एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाकर तैयार कर दिया होता और ओपनिंग को हमने बड़े ही साइंटिफिक तरीके से ओपन किया होता। स्वीडन की जैसी नीति सरकार नहीं अपना सकती, ये बात हम पहले भी आपके प्रोग्राम पे कर चुके हैं कि स्वीडन इज द ओनली कंट्री जो हर्ड इम्यूनिटी की उस पे चल रहा है आज की डेट में। उसकी मौतों का सिलसिला बहुत ज्यादा है आज, ये सब आंकड़े मैं आपको दे चुका हूं पहले भी। और स्वीडन के पास जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेड्स, आईसीयूज, ऑक्सीजन कैपेसिटी, वेंटिलेटर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंसेज, और कितनी नजदीक उनके हॉस्पिटल्स सिचुएटेड हैं, ये हमारी सिचुएशन से बहुत डिफरेंट है डेमोग्राफिक्स। ये चीज मैं फिर यही कहूंगा, मैंने केंद्र सरकार को मार्च में बोली थी कि प्लीज आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पॉलिसी की दुरुस्त करिए। ठीक है, नहीं सुना गया। लॉकडाउन में के बाद अगर उन्हें हर्ड इम्यूनिटी की बात करनी थी तो उनको वो सब तैयारियां करके रखनी चाहिए थी कि 2 महीने 1 महीने जब भी आप लॉकडाउन खोलें और हर्ड इम्यूनिटी की बात सोचें, वो भी एक मेथड है डील करने का। मैं ये नहीं कहता मेथड नहीं है, पर अगर आप उस मेथड पे चल रहे हैं तो उसकी तैयारी तो करिए ना। आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि मैं फुटबॉल का मैच खेलने जा रहा हूं और मुझे ये नहीं पता फुटबॉल होती कैसी है। आप फुटबॉल का मैच कैसे खेल सकते हो? आपने अगर फुटबॉल आज तक देखी ही नहीं कभी। हम वो सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। अब अगर इस समय हम हर्ड इम्यूनिटी की बातें करते हैं तो क्या हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी है? हम अमेरिका की नकल कर रहे हैं। अमेरिका 30 करोड़ की पॉपुलेशन में रोज 1.5 से 2 लाख टेस्ट करता है। अगर वो 1.5 से 2 लाख टेस्ट 30 करोड़ में कर रहा है तो हमारी 135 करोड़ पॉपुलेशन है। उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए हमें कितने टेस्ट करने चाहिए। यही मैंने सरकार को बार बार एडवाइस किया है कि हमें 4 से 5 लाख टेस्ट पर डे मिनिमम करना चाहिए। और इसी के बारे में सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया है फ्राइडे को गुजरात में और थर्सडे को तेलंगाना में। तो अब बात यहाँ तक आ गई है कि मैटर्स क्या अब हमारे हेल्थ के कोर्टों में लेके जाएं हम हर चीज के बारे में कि सरकार हमारी नहीं देखना चाहती जी। केंद्र सरकार ने हाथ झाड़ दिया है जी, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। स्टेट गवर्नमेंट कहती है जी हमारी इकोनॉमी खराब हो गई है इसलिए हम ये नहीं कर सकते। तो क्या केंद्र सरकार ने सिर्फ फूट डालने की राजनीति खेलने के लिए ये सारा मामला केंद्र स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया है कि स्टेट्स आपस में लड़ेंगी, मीडिया सारा वहां डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, पब्लिक जो है स्टेट की लड़ाई में उलझ जाएगी, इकोनॉमी खुलेगी, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। हमसे भाई कोई सवाल नहीं पूछेगा जो हमारे पास जवाब नहीं हो। नहीं भाई, मैं तो फिर भी पूछूंगा, मैं पूछता आया हूं और पूछता रहूंगा। आप मेरी बात मत सुनिए, मेरे सवालों का जवाब मत दीजिए, ये आपकी चॉइस है। रोहित जी, फिर यहाँ पर इन सब चीजों को कैसे देखें कि हम धीरे धीरे करके हर एक चीज को खोलते तो जा रहे हैं और जब ये चीजें खुलेंगी तो जाहिर सी बात है कि लोग भी बाहर निकलेंगे, भीड़ भी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक नियम यहाँ पर शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि उसका पालन करना है, वो पालन नहीं होगा और ये नियम टूटता हुआ भी दिखाई देगा। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार यहाँ पर कुछ एक विजन लेकर चल रही है इन सब चीजों के पीछे? वो कोई एक ठोस आधार है उसके पास में जिस पर ये कदम उठा रही है, वैज्ञानिक सूझबूझ जो है उस वो रखती है, या फिर कोई ऐसा एक पूरा जो है उसके पास में दल है जो इस तरह के मशवरे उसको दे रहा है, या फिर अपनी ही समझ के हिसाब से सरकार बस आगे बढ़ती जा रही है बिना सोचे समझे? देखिए, जितना मुझे समझ में आया है सरकार के बयानों से, वो उनके हिसाब से वो आईसीएमआर की एडवाइस के हिसाब से चल रहे हैं। अब आईसीएमआर की एग्जैक्ट एडवाइस उनकी क्या है मुझे नहीं मालूम। सरकार का कौन सा कॉन्फिडेंशियल साइंटिफिक ग्रुप है जो उनको एडवाइस करता है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि उस एडवाइस को पब्लिक किया जाए ताकि हम सब स्टडी कर सके। अगर मैं साइंटिफिकली गलत सोच रहा हूं तो आपका कर्तव्य है कि मुझे एजुकेट करें। आपके साइंटिफिक ग्रुप के पास अगर कोई साइंटिफिक एडवाइस है और साइंटिफिक रीजनिंग है। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया मुझे लेनी है। क्या आप मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की कीमत पर हम ये सब कुछ जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं? ये जो फैसले लिए जा रहे हैं ये बिल्कुल सही हैं? सबसे पहले आपसे डॉक्टर रोहित। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था की वेदी पे 20, 25, 50 लाख लोगों की जिंदगी चढ़ा सकते हैं तो ये आपका अपना ज़मीर है। क्या आपका ज़मीर आपसे नहीं पूछेगा? ये तो आपका सवाल है। कल को जब सरकार नहीं रहेगी, यही सब आंखें और यही सब कदम जिंदगी आपका पीछा करेंगे जिनको आपने मौत के मुंह की तरफ धकेला था। जी, प्रदीप भटनागर जी।
सरकार सजग है और अपना काम कर रही है। मौत के मुंह की तरफ अगर ढालना होता तो इतनी जल्दी सजगता से काम नहीं किया जा सकता। प्रदीप जी, शायद यही सजगता है कि घरेलू उड़ानें शुरू करने को लेकर आपसी तालमेल बिल्कुल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ राज्य पक्ष में है शुरू की जाए और कई राज्य यहाँ पर अभी भी इनकार कर रहे हैं। काम चालू हो रहा है। जब तक राज्य सरकारों की एडवाइजिंग नहीं आ रही है, कोई काम या ट्रेन हो या हवाई जहाज हो, कोई अर्थव्यवस्था हो, कोई चीज देनी हो, बिना समन्वय के काम नहीं हो रहा है। पहले चीजें तो कांग्रेस कुछ भी बोलती रहे, सरकार में बोलना मुझे खुद नहीं पता होता क्या बोलना। कांग्रेस नहीं बोल रही है, ये वो राज्य सरकारें बोल रही हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है घरेलू उड़ानें शुरू नहीं करेंगे। राज्य सरकारें हैं। अब फिर कांग्रेस बीजेपी पर आ गए। अजय वर्मा जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, मेरा अनुरोध ये है कि इस महामारी में एक तो टेस्टिंग किट तुरंत मैक्सिमम हर स्टेट भेजी जाए। दूसरा, पीपीई किट, जो एनसीआर में कुछ अंडरगारमेंट्स, कच्चे बनियान बनाने वाले छोटे बड़े लोग वो नकली किटें बना रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है, डॉक्टरों का भी, नर्सों का भी, सबको भी। मेरी प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से, आपसे चैनल से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी लाइसेंस ना दिए जाए जो अनुभवी लोग हों, और मुझे उनके लिए ये किया जाए। और सरकार टेस्ट करा के सरकार माइग्रेंट और गरीबों को मजबूती के साथ करे। और मेरी एक अनुरोध और है कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए और बिजली का बिल माफ होनी चाहिए। और अंत में मैं कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा पैनल, ये डॉक्टर रतन, मैं इन्हें जानता नहीं, लेकिन इनके विचार डॉक्टर रोहित भयाना, और मैडम के भी बहुत अच्छे विचार थे जी। प्रियंका जी, मैं दोनों चीजों को कंबाइन करूंगी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इकोनॉमी शुरू ही ना हो, और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि माइग्रेंट वर्कर मरता रहे। मैं बोलूंगी दोनों पैरेलली चले। इकोनॉमी हम धीरे धीरे शुरू करें, लेकिन एक सेंसिटिव अप्रोच को लेके, जहाँ पे हम ह्यूमन पे अपनी ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम माइग्रेंट लेबर को या हम शुरू होना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से शुरू हो रहा है, क्या लगता है ये बिल्कुल सही वक्त है ये सब शुरू करने का? देखिए, मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन ये एक टेस्ट भी है। हमें आखिरकार कभी ना कभी शुरू करना ही था। हम अपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी तरीके से टेस्ट कर पाएंगे कि हम अनिश्चितता कह सकते हैं कि अनिश्चितता अभी बनी हुई है। हम सभी इस दौर से गुजर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है इस सब से अभी हम अनजान हैं। लेकिन एक खौफ जो है वो सभी के दिलों में बैठा हुआ है कि अगर परिणाम यहाँ पर जैसा सोच के चल रहे हैं वैसे नहीं हुए तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। बहुत ज्यादा शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लॉकडाउन 4 जो है वो उसका 7वां दिन रहा, लेकिन 7वें दिन जिस तरीके से जो नंबर ऑफ केसेस हैं, जो रोज यहाँ पर केस सामने आ रहे हैं, उसमें इजाफा देखा गया, वो अपने आप में वाकई चिंता जो है वो बढ़ाने वाला है। चिंतित सभी हैं और खौफजदा भी सभी हैं, लेकिन सरकारें जो हैं इस वक्त वो सिर्फ एक ही बात की तरफ ध्यान देती हुई नजर आ रही हैं कि उन्हें किसी तरीके से अर्थव्यवस्था को गति देनी है, उसको बढ़ाना है धीरे धीरे करके। जो यहाँ पर कड़े नियम बनाए गए थे उनको लचीला किया जा रहा है, ढील दी जा रही है, रियायतें बढ़ाई जा रही हैं, छूट का दायरा जो है वो भी बड़ा किया जा रहा है। लेकिन उसी रफ्तार के साथ कोरोना भी अपने पैर पसारता जा रहा है। हम सबका मकसद यही था कि कोरोना के प्रसार को किसी भी तरीके से रोकना है, लेकिन शायद हमारा वो प्रयास जो है अब बहुत पीछे छूटता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इसी तरीके से ये केस बढ़ते रहे तो शायद जो सबने यहाँ पर ये एक प्रण लिया था कि कोरोना को हराना है, भारत से भगाना है, उस प्रण में हम बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे और फिर हमें फिर से वहीं से शुरुआत करनी होगी जहां से हमने शुरू किया था। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।